धरती नई नई थी। चारों तरफ हरे भरे जंगल, गर्म उथले समुद्रों में जीवन भरा हुआ था। ये रेप्टाइल्स का जमाना था, ऐसे विशालकाय जीव जो धरती पर फिर कभी नहीं दिखे। इन सब के बीच चलते थे डायनासोर्स, बलशाली जीव, धरती के राजा। विशाल ब्रैकियोसॉरस से लेकर खूंखार टायरानोसोरस रेक्स तक, सब अपने अपने इलाके के मालिक। उनकी दुनिया रंग बिरंगी थी, आवाजों और रंगों से भरी हुई। दूर ज्वालामुखी गरजते थे, उनकी चोटियां बादलों में छिपी हुई, हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू। डायनासोर के लिए जिंदगी अच्छी थी। उन्हें नहीं पता था कि उनका समय खत्म होने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि मौत अंतरिक्ष की ठंडी गहराइयों से उनकी तरफ तेजी से आ रही है। लाखों सालों तक डायनासोर फलते फूलते रहे। वे इस धरती के असली शासक थे। हर कोने में उनकी उपस्थिति थी। वे तरह तरह के आकार और रूप में विकसित हुए। कुछ छोटे और फुर्तीले थे, जबकि कुछ विशाल और भारी भरकम। कुछ कोमल दानव थे, पत्तियां खाकर खुश। ये शाकाहारी डायनासोर अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। कुछ तेज शिकारी थे, जिनके पंजे और दांत शिकार के लिए बने थे। ये मांसाहारी डायनासोर अपने शिकार को चीर फाड़कर खाने में माहिर थे। स्टेगोसॉरस अपनी प्लेटेड पीठ और नुकीली पूंछ के साथ मैदानों में घूमता था। उसकी पीठ पर लगी प्लेटें उसे दुश्मनों से बचाती थी। ट्राइसेराटॉप्स अपने सींग नीचे करके झाड़ियों से गुजरता था। उसके सींग उसे शिकारियों से बचाने में मदद करते थे। ऊपर आसमान में टेरोसॉर चमड़ी जैसे पंखों पर उड़ते थे। उनके स्केल्स पर सूरज की चमक पड़ती थी। ये उड़ने वाले सरीसृप आसमान के राजा थे। डायनासोर ने दुनिया के हर कोने को जीत लिया था। वे जंगलों, मैदानों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में फैले हुए थे। वे हर माहौल में ढल गए थे, नम दलदलों से लेकर सूखे रेगिस्तानों। उनकी विविधता और अनुकूलन क्षमता अद्वितीय थी। वे प्रागैतिहासिक दुनिया के निर्विवाद राजा थे। उनकी शक्ति और प्रभुत्व ने उन्हें इस धरती का सबसे प्रभावशाली जीव बना दिया था। लेकिन उनका राज चाहे कितना भी पक्का क्यों न हो, हमेशा के लिए नहीं। समय के साथ उनके साम्राज्य में बदलाव आने लगे। ऐसा लगता था कि ब्रह्मांड के कुछ और ही प्लान थे। एक विशाल उल्कापिंड ने उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दी। एस्टेरॉयड एक अरब परमाणु बमों के जोर से धरती से टकराया। युकाटन पेनिनसुला के पास टक्कर ने जमीन को तुरंत भाप में बदल दिया। 1000 सूर्यों से भी तेज रोशनी ने आसमान को रोशन कर दिया। एक शॉकवेव ध्वनि से भी तेज पूरे ग्रह पर फैल गई। पेड़ उखड़ गए, पहाड़ टूट गए, हवा ही आग में बदल गई। टक्कर वाली जगह पर धरती की परत में माइलों चौड़ा और माइलों गहरा एक गड्ढा बन गया। पिघला हुआ पत्थर अंतरिक्ष में उछलकर आग के तूफान की तरह धरती पर बरसने लगा। धरती जो कभी स्वर्ग थी,
एक जीवंत नरक में बदल गई। भाग 5 पानी की दीवार। यह कहानी है उस समय की जब पृथ्वी पर एक विशालकाय टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। टक्कर ने कई विनाशकारी घटनाओं को जन्म दिया। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पृथ्वी के संतुलन को हिला दिया और महासागरों में उथल-पुथल मचा दी। गगनचुंबी इमारतों से भी ऊंची सुनामी महासागरों में उठने लगी। ये लहरें इतनी विशाल थीं कि उन्होंने पूरे समुद्र को अपने कब्जे में ले लिया। वे अकल्पनीय रोष के साथ तटों से टकराईं, अपने रास्ते में आने वाले पूरे महाद्वीपों को निगल गए। इन लहरों की ताकत इतनी थी कि उन्होंने हर चीज को तहस-नहस कर दिया। सैकड़ों फीट ऊंची लहरें टूटे हुए संसार का मलबा अपने साथ लेकर अंदर तक चली गईं। ये लहरें इतनी दूर तक गईं कि उन्होंने पूरे महाद्वीपों को अपनी चपेट में ले लिया। डायनासोर बार में फंसे खिलौनों की तरह उछाले जा रहे थे। वे विशालकाय जीव जो कभी इस धरती के राजा थे, अब इन लहरों के सामने बेबस हो गए थे। उनका राज जो लाखों सालों तक चला था, एक क्रूर अंत की ओर जा रहा था। यह दृश्य इतना भयावह था कि इसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। महासागर जो कभी जीवन से भरपूर थे, मौत के कराह में बदल गए। इन लहरों ने समुद्र के हर कोने को तबाह कर दिया। कभी जीवंत कोरल रीफ धूल में बदल गए। ये रीफ जो कभी समुद्री जीवन का आधार थे, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गए। समुद्री जीव जो खुद भी विशालकाय थे, समुद्र के प्रकोप का मुकाबला नहीं कर सके। ये जीव जो कभी समुद्र के राजा थे, अब इन लहरों के सामने बेबस हो गए थे। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी पर जीवन का अंत करीब था। भाग 6 नीचे से आग। ऐसा लग रहा था कि धरती खुद तड़प रही है। मानव इतिहास में दर्ज किसी भी भूकंप से ज्यादा शक्तिशाली भूकंप पूरे ग्रह पर आए। हजारों सालों से शांत ज्वालामुखी फिर से जाग उठे। धरती की परत में दरारों से लावा निकला, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। राख और जहरीली गैसों के बादलों ने आसमान को ढक दिया, सूरज को छिपा दिया। धुएं और राख से भरी हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। प्रागैतिहासिक दुनिया के कभी जीवंत रंग एक सुस्त मोनोक्रोम ग्रे में बदल गए। धरती मौत के कफन में लिपटी हुई थी। भाग 7 लंबी रात। टक्कर और ज्वालामुखी विस्फोट से उड़ी धूल और राख ने सूरज को ढक दिया। धरती पर हमेशा के लिए गोधूली बेला छा गई। तापमान गिर गया, जिससे ग्रह एक वैश्विक सर्दी में डूब गया। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मुरझा गए और मर गए। शाकाहारी जीव जिनका भोजन खत्म हो गया था, भूख से मर गए। मांसाहारी जीव जिनके पास शिकार करने के लिए कुछ नहीं बचा था, जल्द ही उनके पीछे चले गए। टक्कर ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी थी, विनाशकारी घटनाओं का एक सिलसिला जिसने डायनासोर के लिए कयामत लिख दी थी। उनकी दुनिया जो कभी इतनी जीवंत और जिंदा थी, अब एक उजाड़ बंजर भूमि थी। भाग 8 सन्नाटा छा गया। डायनासोर का राज जो 180 मिलियन साल से ज्यादा समय तक चला था, खत्म हो गया। टक्कर ने धरती पर लगभग 75% पौधे और जानवरों की प्रजातियों का सफाया कर दिया था। ग्रह एक खामोश कब्र था। कभी शक्तिशाली टायरानोसोरस रेक्स हड्डियों के ढेर में बदल गया, धूल के नीचे भुला दिया गया। सुंदर ब्रैकियोसोरस जिसकी लंबी गर्दन अब टूटी हुई और स्थिर थी, एस्टेरॉयड की शक्ति का प्रमाण था। डायनासोर का विलुप्त होना धरती के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने स्तनधारियों के उदय और अंततः मनुष्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 9 एक नई शुरुआत। हालांकि जीवन दृढ़ है, पुरानी दुनिया की राख से एक नई दुनिया का उदय हुआ। छोटे स्तनधारी जो जमीन के नीचे रहकर प्रलय से बच गए थे, नए वातावरण में फलने फूलने लगे। धरती ठीक होने लगी। धीरे धीरे लाखों सालों में जंगल वापस उगाए, आसमान साफ हो गया। जीवन ने एक रास्ता खोज लिया। डायनासोर का विलुप्त होना प्रकृति की शक्ति और जीवन की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाता है। यह विनाश और नवीनीकरण दोनों की कहानी है, धरती पर जीवन की स्थायी भावना का प्रमाण। धरती कांप उठी। ये एक ऐसा कंपन था जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ज्वालामुखी फट पड़े, जमीन फट गई, आसमान भी जलने लगा, लावा बहने लगा और राख ने आकाश को ढक लिया। ये एक युग का अंत था। समय का पहिया घूम रहा था और एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। 180 मिलियन सालों तक पृथ्वी के राजा रहे शक्तिशाली डायनासोर अपने विनाश का सामना कर रहे थे। वे भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे,
लेकिन कोई बचाव नहीं था। एक विशाल क्षुद्र ग्रह मीलों चौड़ा पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर ने सब कुछ बदल दिया। इस टक्कर ने अकल्पनीय विनाश लाया। मलबा हर जगह बिखर गया और जंगल नष्ट हो गए। सुनामी महाद्वीपों में फैल गई, अपने रास्ते में सब कुछ डुबो दिया। शहर और जंगल पानी में समा गए। दुनिया भर में जंगल की आग भड़क उठी, वातावरण धुएं से भर गया। पेड़ जलने लगे और धुआं हर जगह फैल गया। सूरज, जो कभी जीवन का स्रोत था, अब धूल और राख के पीछे छिप गया था। दिन और रात का अंतर मिट गया। इस तबाही के बाद पृथ्वी पर कुछ ही जगहें सुरक्षित थीं। ये स्थान अब भी जीवन की कुछ झलक दिखा रहे थे। हवा जहरीली गैसों से गर्म हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया था। जो जीव शुरुआती टक्कर या उसके बाद की अफरा तफरी से नहीं मरे, उन्हें भूखमरी या दम घुटने से धीमी और दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। यह एक क्रूर अंत था। डायनासोर का युग समाप्त हो गया था, एक ब्रह्मांडीय तबाही की वजह से। उनके अवशेष अब केवल इतिहास का हिस्सा थे। इस खोई हुई दुनिया के खंडहरों में पृथ्वी के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। जीवन फिर से उभरने लगा। डायनासोर का राज खत्म हो गया था, लेकिन जीवन दृढ़ और अनुकूल एक रास्ता खोज लेगा। छोटे जानवर और नए जीवन रूप उभरने लगे। सूरज, जो कभी एक तेज चमकता हुआ प्रकाश था, अब धूल के एक आवरण के पीछे एक हल्का सा भूत था। यह दृश्य एक समय की चमकदार दुनिया की याद दिलाता है, जो अब धुंधली और धूल से ढकी हुई है। तापमान गिर गया, पृथ्वी को लंबे समय तक ठंड और अंधेरे में डुबो दिया। यह ठंड इतनी तीव्र थी कि जीवन के लिए संघर्ष और भी कठिन हो गया। महाद्वीपों पर फैले हरे भरे जंगल मुरझा गए और मर गए। पेड़ और पौधे, जो कभी जीवन का प्रतीक थे, अब केवल सूखी शाखाओं के रूप में बचे थे। कभी जीवंत नदियां और झीलें मलबे से भर गईं। पानी के स्रोत, जो जीवन का आधार थे, अब केवल सूखी दरारों और बिखरे हुए पत्थरों से भरे थे। यह मौत और सन्नाटे का समय था, उस जीवंत दुनिया के बिल्कुल विपरीत जो कुछ समय पहले ही मौजूद थी। हर जगह एक अजीब सी खामोशी थी, जो कभी न खत्म होने वाली लगती थी। फिर भी इस उजाड़ परिदृश्य में भी जीवन कायम रहा। कुछ पौधे और जीव इस कठिन परिस्थिति में भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते रहे। छोटे स्तनधारी जमीन के नीचे बिल बनाकर जीवित रहने में कामयाब रहे। उनकी छोटी छोटी आंखें और नन्हे पंजे इस नई दुनिया में उनकी ताकत बन गए। उनके छोटे आकार और अनुकूलता ने उन्हें इस कठोर नई दुनिया में अस्तित्व बनाए रखने की अनुमति दी। वे अपने चारों ओर की हर चीज से सीखते और अनुकूलित होते रहे। वे कीड़े, जड़ें और बीज जीवित रहने के लिए कुछ भी खाते थे। उनके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन वे हार नहीं मानते थे। ये अतीत के शक्तिशाली जीव नहीं थे, लेकिन ये एक नई दुनिया के उत्तराधिकारी थे। उनकी दृढ़ता और अनुकूलता ने उन्हें इस नई दुनिया में जीवित रहने का मौका दिया। वे एक नए युग के बीज थे, वह युग जो पृथ्वी पर जीवन के प्रमुख रूप में स्तनधारियों के उदय को देखेगा। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद के साथ। जैसे जैसे धूल जमती गई और सूरज धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकला, पृथ्वी ठीक होने लगी। डायनासोर का राज्य खत्म हो गया था और बचे हुए छोटे और साधारण जीव ग्रह पर फिर से दावा करने लगे। उनमें स्तनधारी भी थे, वे जीव जो लाखों वर्षों तक दिग्गजों की छाया में रहे थे। अब इस नई दुनिया में उनका समय आ गया था। इस नई दुनिया में स्तनधारियों के पास कई प्रमुख फायदे थे। वे गर्म रक्त वाले थे, जिससे वे जलवायु में उतार चढ़ाव के बावजूद शरीर का तापमान स्थिर बनाए रख सकते थे। वे जीवित बच्चों को जन्म देते थे, अपनी संतानों को ठंडे खून वाले सरीसृपों की तुलना में अधिक सुरक्षा और देखभाल प्रदान करते थे, और वे अनुकूलनीय थे। भोजन के स्रोतों और आवासों की एक विस्तृत श्रृंखला का फायदा उठाने में सक्षम थे। लाखों वर्षों में वे विविधतापूर्ण और विकसित हुए, दुनिया भर में फैल गए और डायनासोर द्वारा खाली छोड़े गए पारिस्थितिक स्थानों को भर दिया। डायनासोर के विलुप्त होने से एक खालीपन आ गया था। जीवन के जाल में एक अंतर जो प्रकृति ने हमेशा की तरह संसाधनपूर्ण जल्दी से भर दिया। स्तनधारी, जो कभी छोटे और अगोचर थे, एक नाटकीय परिवर्तन से गुजरे। वे आकार और विविधता में बढ़े, रूपों की एक चमकदार सरणी में विकसित हुए। घरों जितने ऊंचे विशाल स्लोथ अमेरिका में घूमते थे, उनके बड़े बड़े पंजे पेड़ों से पत्ते छीनते थे। ऊनी मैमथ, जिनका मोटा फर उन्हें ठंड से बचाता था, उत्तरी महाद्वीपों में घूमते थे। और महासागरों में व्हेल, भूमि पर रहने वाले स्तनधारियों के वंशज, विशाल आकार में बढ़े। उनका विशाल आकार सबसे बड़े डायनासोर को भी बौना बना देता था। भाग 5।
प्राइमेट्स का राइज। जैसे जैसे दुनिया बदलती रही वैसे वैसे स्तनधारी भी बदलते रहे। सबसे सफल लोगों में प्राइमेट्स थे, पेड़ों पर रहने वाले जीवों का एक समूह जिनके पास कई प्रमुख अनुकूलन थे। उनके हाथ और पैर पकड़ने वाले थे, पेड़ों की शाखाओं पर नेविगेट करने के लिए एकदम सही। उनकी आंखें उनके सिर में आगे की ओर उन्हें दूरबीन दृष्टि प्रदान करती थीं, जिससे वे दूरियों का सही आकलन कर पाते थे। और उनके पास अपेक्षाकृत बड़े दिमाग थे, जो उन्हें बुद्धिमत्ता और समस्या समाधान में बढ़त देते थे। ये शुरुआती प्राइमेट्स अभी तक इंसान नहीं थे, लेकिन वे हमारे पूर्वज थे। वे जटिल सामाजिक समूहों में रहते थे, एक दूसरे के साथ संवाद करते थे और भोजन खोजने और अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए मिलकर काम करते थे। वे अनुकूलनीय और बुद्धिमान थे, नई परिस्थितियों को सीखने और उनके अनुकूल ढलने में सक्षम थे। इन्हीं विनम्र शुरुआत से वह वंश उभरा जो अंततः मनुष्यों तक ले जाएगा। भाग 6, एक नई तरह की इंटेलिजेंस। लाखों साल बीत गए और प्राइमेट्स का विकास जारी रहा। वे बदलते वातावरण के साथ अनुकूलित होते रहे, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए तरीकों की खोज करते रहे। अफ्रीका में होमिनिड्स नामक प्राइमेट्स के एक समूह ने एक अनोखा विकास पथ अपनाया। वे अन्य प्रजातियों से अलग हो गए और अपने विशेष गुणों को विकसित किया। वे पेड़ों से उतरे और 2 पैरों पर सीधे चलने लगे, अपने हाथों को औजारों का उपयोग करने के लिए मुक्त कर दिया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उनका दिमाग बढ़ता रहा और उस विकास के साथ एक नई तरह की बुद्धिमत्ता आई जो अमूर्त विचार, भाषा और आत्म जागरूकता में सक्षम थी। यह बुद्धिमत्ता उन्हें अन्य प्राणियों से अलग करती थी। गैप 2S। ये शुरुआती इंसान अभी भी प्राकृतिक दुनिया से जुड़े हुए थे। वे अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाते थे और उसकी गहराई को समझते थे। वे अपने भोजन के लिए शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे, अपने परिवारों को पोषण देने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। गुफाओं में आश्रय ढूंढते थे, जहां वे सुरक्षित महसूस करते थे और अपने समूह के साथ समय बिताते थे, और छोटे खानाबदोश समूहों में रहते थे। ये समूह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन वे अपने पर्यावरण को आकार देना भी शुरू कर रहे थे। अपने चारों ओर की दुनिया को बदलने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग कर रहे थे। अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का उपयोग करके औजार बनाते थे, जो उनके जीवन को आसान और अधिक प्रभावी बनाते थे। आग पर नियंत्रण करते थे और आश्रय बनाते थे। ये उन्हें ठंड से बचाता था और उन्हें एक सुरक्षित स्थान प्रदान करता था। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक नया युग शुरू हो गया था। एक ऐसा युग जिसमें मानवता ने अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। एक ऐसा युग जिसमें एक ऐसी प्रजाति का वर्चस्व था जो महान प्रतिभा और महान विनाश दोनों में सक्षम थी। यह नई बुद्धिमत्ता उन्हें महान ऊंचाइयों तक ले गई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने पर्यावरण पर भी गहरा प्रभाव डाला। भाग 7, पृथ्वी के मास्टर्स। मनुष्यों का उदय उल्कापिंड जैसा था। वे अपने अफ्रीकी होमलैंड से बाहर फैल गए, हर महाद्वीप पर कब्जा कर लिया और कई तरह के वातावरणों के अनुकूल हो गए। उन्होंने कृषि का विकास किया, पौधों और जानवरों को पालतू बनाया और ऐसी बस्तियां बनाईं जो कस्बों और शहरों में विकसित हुईं। उन्होंने लेखन, कला और संगीत का आविष्कार किया, अपनी रचनात्मकता और कल्पना को अनगिनत रूपों में व्यक्त किया। गैप 2S। मनुष्य पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति बन गए थे। उनका प्रभाव दुनिया के हर कोने में महसूस किया जाता था। उन्होंने प्रकृति की शक्ति का उपयोग किया, सभ्यताओं और तकनीकों का निर्माण किया जिन्होंने ग्रह को नया रूप दिया। लेकिन इस महारत की एक कीमत थी। जैसे जैसे मानव प्रमुखता से उभरे, अन्य प्रजातियों को दरकिनार कर दिया गया, उनके आवास नष्ट हो गए, उनकी संख्या घटती गई। भाग 8, एक नाजुक विरासत। पृथ्वी पर जीवन की यात्रा लचीलापन, अनुकूलन और सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण है। डायनासोर के विलुप्त होने की राख से लेकर मनुष्यों के उदय तक जीवन की कहानी निरंतर परिवर्तन की कहानी है, प्रजातियों के विकसित होने, अनुकूलित होने और कभी-कभी पूरी तरह से गायब हो जाने की। गैप 2S। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। हम इस लंबी और उल्लेखनीय विकासवादी विरासत के उत्तराधिकारी अब ग्रह के संरक्षक हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वे अनगिनत प्रजातियों के भाग्य और पृथ्वी पर जीवन के भविष्य का निर्धारण करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं। भाग 9, पृथ्वी पर हमारा भविष्य। अतीत के सबक स्पष्ट हैं। पृथ्वी पर जीवन लचीला है, लेकिन यह नाजुक भी है।
डायनासोर का विलुप्त होना एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे प्रमुख प्रजातियों को भी उनके नियंत्रण से बाहर की ताकतों द्वारा नीचे लाया जा सकता है। हम अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीक के साथ पृथ्वी पर जीवन के भविष्य को आकार देने की शक्ति रखते हैं। क्या हम अनसस्टेनेबल कंजम्पशन और पर्यावरणीय क्षरण के रास्ते पर चलते रहेंगे, या हम एक अलग रास्ता चुनेंगे, एक ऐसा रास्ता जो प्रकृति के नाजुक संतुलन का सम्मान करता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और जीवंत ग्रह सुनिश्चित करता है। चुनाव हमारा है और कार्य करने का समय अब है। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य